प्रधानमंत्री आज टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान को आज 1 वर्ष हुआ पूरा। और केंद्र सरकार ने प्रदेश में इस साल खरीफ सीजन के लिए मूंग, उड़द और अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी को दी मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। श्री मोदी आज सुबह टोक्यो पहुंचे। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बातचीत में दोनों देशों के बीच विशेष कार्यनीतिक और वैश्विक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने और क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता की। श्री मोदी ने श्री शिंजो आबे के असामयिक निधन पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने भारत जापान संबंधों को प्रगाढ़ करने और स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के योगदान का उल्लेख किया। भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इससे पहले श्रीमती आबे और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को संबोधित ट्वीट में श्री मोदी ने सभी भारतीयों की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत शिंजो आबे को अपना प्रिय मित्र और भारत जापान मित्रता का बड़ा समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि शिंजो आबे की आकांक्षा के अनुसार भारत जापान संबंधों को और मजबूत करने का कार्य जारी रहेगा। इस वर्ष 8 जुलाई को चुनाव प्रचार के दौरान शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने 9 जुलाई को उनके सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड प्रदान करेंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि हिंदी सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। वो दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार आशा पारेख जी को चुना है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया और प्रख्यात फिल्म निर्देशक बिमल रॉय जी ने उनको सबसे पहले माँ फिल्म में लॉन्च किया था। अगर आप देखेंगे 95 से ज़्यादा पिक्चर्स में इन्होंने काम किया है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1998 से 2001 यानी कि 1998 से 2001 तक उसकी ये चेयरपर्सन भी रही और पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हर वर्ष करवाए जाते हैं, तो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी और को नहीं, प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने 95 से ज़्यादा फिल्में की हैं, आशा पारेख जी को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आशा पारेख को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। 1971 में फिल्म कटी पतंग के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल भिलाई में अग्रसेन जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रसेन महाराज व्यापार और निर्माण पर जोर देते थे। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में अग्रवाल समाज द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्य से समाज के बड़े वर्ग को लाभ पहुंचा है। उस समय उन्होंने एक ईंट और एक रुपया हर समाज के व्यक्ति को उन्होंने दिया। जो मिलने आए, एक रुपया दो, एक ईंट दो, मतलब ईंट दो मतलब आप निर्माण भी करो, रुपया दे इसका मतलब व्यापार। और इस प्रकार से उस फार्मूला को लेकर जो चले, उस नीति को लेकर के चले, तो आज पूरे अग्रसेन महाराज के जो वंशज हैं वो पूरे देश और दुनिया में फैले हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ यदि हिंदुस्तान में आज अर्थव्यवस्था में जो मजबूती आई है, जो सुदृढ़ीकृत दिखाई देता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान अग्रवाल समाज का। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अग्रवाल समाज के लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं और इससे सभी को प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित अग्रवाल समाज के नागरिक उपस्थित थे। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। यह योजना डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बदल रही है। योजना के तहत अब तक 24 करोड़ 38 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए हैं। इसमें 1,59,000 से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं को पंजीकृत किया गया है। 90,000 स्वास्थ्यकर्मी इसमें पंजीकृत हैं और 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आज से 1 वर्ष पहले डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस युग में ये अभियान स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव है। श्री मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसे स्वास्थ्य मॉडल का निर्माण कर रहा है जो समग्र, सुलभ और समय बचाने वाला है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को आसानी हो रही है। उन्होंने सभी से डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का आह्वान किया। इधर छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत के तहत महिलाओं के इलाज में देश में सबसे आगे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में इन उपलब्धियों पर स्वास्थ्य विभाग को पुरस्कृत किया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए मूंग, उड़द और अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब मूंग और उड़द की खरीदी 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक और अरहर की खरीदी 13 मार्च से 12 मई तक की जाएगी। इसके लिए स्टेट वेयर हाउस के 20 गोदामों को बिक्री केंद्र के लिए चिन्हांकित किया गया है। अब किसानों को उड़द और मूंग प्रति क्विंटल 6,600 रुपये और अरहर का समर्थन मूल्य 7,755 रुपये प्रति क्विंटल लिया जाएगा। भारत सरकार के कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के डिप्टी कमिश्नर ने आज इस संबंध में पत्र जारी कर संबंधित अधिकारियों को समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन में 1,22,000 हेक्टेयर में उड़द की खेती, 16,340 हेक्टेयर में मूंग की खेती और 1,20,310 हेक्टेयर में अरहर की खेती की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। प्रत्येक वर्ष इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष इसका विषय पर्यटन पर पुनर्विचार है। पर्यटन करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करने में मददगार है और कई देश तो आर्थिक स्थिरता के लिए पूरी तरह से इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं। इधर छत्तीसगढ़ में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन से जोड़ने के लिए टॉकिंग कॉमिक्स की लॉन्चिंग की। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। श्री बघेल ने टाइगर बॉय चेंद्रू की मूर्ति का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल स्मृति चिन्ह के रूप में चेंद्रू और टेम्बू टाइगर का उपयोग करेगा।
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCPC के बीच एक MOU साइन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यटन मंडल के MD अनिल कुमार साहू ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है। होने लगे हैं उनकी मेमोरी, तो एक हमारा प्रयास था कि छत्तीसगढ़ इतना वनाच्छादित क्षेत्र है, इतने वन्यजीव हैं, और उनका जो आइकॉन बॉय था चंद्रू, तो उसका स्मृति को रिवाइव करना लगा कि हमें इसमें काम करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने उनके परिवार से चर्चा की, उनसे सहमति ली, काफ़ी चीज़ें उनसे पता जानकारी लिया, और डायमंड कॉमिक्स को साथ लेके एक उनका कैरेक्टर को डेवलप किया है। और जितने हमारे डेस्टिनेशंस हैं टूरिज्म के, तो उन सभी में चंद्रू के माध्यम से, चंद्रू एक माने जो बाहर के पर्यटक आ रहे हैं उनको छत्तीसगढ़ भ्रमण करा रहे हैं। उस तरह कॉमिक एक बुक्स की भी, टॉकिंग कॉमिक्स और बाकी जो कॉमिक बुक हैं उसका भी डेवलप कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इसको इसी हमारे प्रचार प्रसार के टूरिज्म का एक माध्यम बनेगा, और चंद्रू का स्मृति भी अमर हो जाएगा इसके साथ। प्रशिक्षण प्राप्त ये युवा पर्यटन को बढ़ावा देने में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। पर्यटन कॉन्क्लेव में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पर्यटन मंडल के अटल श्रीवास्तव और स्कूली बच्चों के साथ ही नागरिकगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्वार नवरात्रि के पावन अवसर पर डोंगरगढ़ स्थित माता बमलेश्वरी की पूजा अर्चना कर प्रदेश के लोगों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता बमलेश्वरी मंदिर का विशेष महत्व है। इस अवसर पर डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल, खुज्जी के विधायक छन्नी साहू सहित श्रद्धालु उपस्थित थे। इधर अंबिकापुर के सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। यहां देश भर से लोग मां महामाया के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बारे में श्रद्धालुओं ने बताया कि वे दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं। मां महामाया सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। आल औलाद बाल बच्चे सब सुखी रहे, संपन्न रहे, गांव शहर हमारा सब खुशहाल रहे, इसकी मनोकामना के लिए महामाया आते हैं। हर साल की भांति इस साल भी आए। पहला दिन ही है, लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आ रहे हैं और माँ महामाया सबकी कामना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, अपनी कामनाओं को रखते हैं। माँ महामाया उनकी कामनाओं को पूरी करती हैं। मंदिर के पुजारी बलराम मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल के बाद अब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है। के बाद लोगों में प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आस्था का विशेष यह नवरात्र का पर्व लोगों के लिए उत्साहवर्धक है। महामाया मंदिर में आज प्रथम पूजा हो रहा है और यहाँ क्या अखंड मनोकामना दीपक जलता है। घी की संख्या 2000 है और तेल की संख्या लगभग 3000 के आसपास है। और अभी महामाया का राजपुरोहित जी आएंगे, उनका पूजा पाठ होगा महामाया का। भीड़ में आपराधिक तत्वों पर पुलिस खास तौर से नजर रख रही है। इस बारे में अंबिकापुर जिले के CSP अखिलेश कौशिक ने बताया कि CCTV के जरिए लोगों पर नजर रखी जा रही है। इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस कड़ी में मां महामाया मंदिर में भी ड्यूटी लगाई गई है और इसके अलावा यहाँ CCTV कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है और शहर के अलग अलग जगहों पे दुर्गा पंडाल भी लगाए गए हैं जहाँ यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे। इसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में यातायात के बल लगाए गए। प्रदेश के दूसरे जिलों में स्थित देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शनों के लिए पहुंच रही है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामना संदेश भेज रहे हैं। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत बेमेतरा जिले में युवा मोर्चा स्टॉल लगाकर पोस्टकार्ड में अपने शुभकामना संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत दुर्ग जिले के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में आहार और पोषण प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही अनाज के बीजों से रंगोली भी बनाई गई। इस आहार पोषण प्रदर्शनी के जरिए विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ महतारी, गर्भवती महिलाओं के खानपान और शिशुओं को स्तनपान के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने कहा कि महिलाओं को अपने और बच्चों की सेहत के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
कोरिया जिले के खड़गवां विकासखंड में महिला और बाल विकास विभाग में कार्यरत लेखापाल को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि रेडी टू ईट की सप्लाई करने वाली महिला समूह से उन्होंने राशि मांगी थी। राजधानी रायपुर में आयोजित इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट के 9वें दिन लगभग 150 खिलाड़ियों के बीच शतरंज का मुकाबला जारी है। शह और बात के इस खेल में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी अपनी पूरी जोर आजमाइश लगा रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी के बी कैटेगरी चैलेंजर्स वर्ग का अंतिम मैच 23 सितंबर को खेला गया था। खेल का समापन कल होगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।